नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो अभी भी नेता हैं, आज की डेट में तो हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अखबार में आज पढ़ा कि मैं आजाद हो गया। मतलब क्या है? आपने ये शब्द क्यों यूज किया, मैं आजाद हो गया? ना इसलिए किया कि 1975-76 में मैं प्रेसिडेंट बना था यूथ कांग्रेस का, तो अभी 45 साल हो गए। तो इन 45 साल में एक न एक पद पे मैं रहता था, या पार्टी पद पे या एमपी। लोग पता क्या कह रहे थे? जब आजाद साहब कह रहे हैं कि मैं आजाद हो गया, तो मतलब ये था कि अभी तक क्या वो गुलाम थे? नहीं, गुलाम था। गुलाम तो नबी का था मैं। लोग सोच रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद 45 साल तक, जिसने 11-12 प्रधानमंत्री देखे, इतने सारे एआईसीसी प्रेसिडेंट देखे, हर प्रदेश के इंचार्ज रहे, महामंत्री रहे, पता नहीं कितने आपने मसले हल किए। अब आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं यही कहूंगा, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। ये 45 साल जिसने कांग्रेस के लिए किया, यूथ कांग्रेस से, आप नहीं तो कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की सेवा कम करेंगे, बाकी लोगों की ज्यादा करेंगे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे ना आप? नहीं, सवाल नहीं, मरने तक नहीं। कांग्रेस छोड़ने का, मरने का सवाल नहीं। और पद तो हम खुद ही नहीं चाहते हैं। पद के लिए तो हमने 3 साल 4 साल मिसेस गांधी को कही कि हम पदों से बहुत हो गए हैं। मेरे को ये नहीं सोचा कि 23 लोगों में की लिस्ट में आपका एक नाम। मैं सोचा गुलाम नबी आजाद इन 23 से बहुत ऊंचे हैं, जितनी सीनियरिटी के साथ 23 जो G23 जिसका प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंस दिया, उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, उसमें गुलाम नबी आजाद एक लिखना दस्तखत करने वाला लगातार नहीं कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी औकात थोड़ी चिट्ठी में लिख करके कम कर दी, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट एक्सेस था प्राइम मिनिस्टर के गांधी परिवार के साथ है। बिल्कुल, उसमें वो तब भी था, आज भी है। आज भी तो चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ गई आपको भी 23 लोगों के दस्तखत करने के साथ? नहीं, उन दिनों कोविड था ना, तो मिलने मिलाने का बात नहीं थी। फोन तो हो सकता था। हाँ, फोन कर दिया, लेकिन फोन आपका लेते नहीं होंगे वो? नहीं, ऐसा नहीं था। और क्या पता हमने अकेली भी लिखी हो। अकेली भी लिखी है? क्या मालूम। अच्छा, उसका जवाब नहीं आया होगा? नहीं, बिल्कुल आया था जवाब, लेकिन दूसरे लोग भी जो आपने बात कह दी अकेले आपने लिखी हो, उसका जवाब भी आया। उसके बाद 23 लोगों के साथ मिलकर लिखा या उसके पहले लिखा? नहीं, ये तो बाद की बात है। जिन लोगों ने कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उनके लिए कोई नई चीज लगती है, उनको लिए विद्रोह लगता है, इनको लगता है लीडरशिप चैलेंज करने का। लेकिन मैं स्कूल से, मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में कहा, स्कूल से गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद को पढ़ता था। मैं हूं पत्रकार, आपने एक बात कह दी, मैं उसको पकड़ के बैठ गया कि आपने कहा हो सकता है मैंने लिखा हो पत्र। आपने, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, मैं पत्र में क्या लिखा ये नहीं पूछने वाला मैं आपसे, बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा आपसे। मैं समझता हूँ आपकी लिमिटेशंस, पर उस पत्र को लिखा आपने, उसका सोनिया जी को लिखा या राहुल जी को लिखा? नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिखा। उसका जवाब आपको मिला कि नहीं? उसी वक्त फोन पे बात हुई। अच्छा, जवाब नहीं आया? उसी वक्त फोन पे बात हुई। तो ये 23 वाला बाद में हुआ? ये बाद की बात है। तो ये मैं जो बताना चाहता, नरसिम्हा राव जी के वक्त में मैं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं, 8 लोग, सिर्फ 8 लोग, जिनमें मैं नाम लेना चाहता हूँ। मैं था, राजेश पायलट थे, माधुराव सिंधिया था, विजय भास्कर रेड्डी थे, अर्जुन सिंह जी थे, कुछ अरसा के लिए हमारे करना तो परमानेंटली थे, शरद जी थे, लेकिन ये उस वक्त बंबई में चीफ मिनिस्टर जब आते थे, तो हम हर वर्किंग कमेटी में ये उठाते थे, प्रधानमंत्री जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तो कई जगह बने नहीं, और हमारी कमेटियां कहीं नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां नहीं, आप क्यों नहीं बनाते? आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ कर दिया और यूनानिमस पास हो गया। पर आपने उनको कुछ कहा था कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कोई बात कही थी क्या? नहीं, क्योंकि सबने जब रात को हमने तय किया था कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना, और किसी की हिम्मत नहीं जुड़ी, तो सब तुम हम कर देते हैं भाई। हम ही शुरू किए थे 4 साल पहले की वर्किंग कमेटी में, तो मैंने हिंदी में शुरू कर दिया, तो करने वाला आजाद इंग्लिश, आई एम ऑल्सो हियर। तो मुझे जो तुरंत उस वक्त आया, तो मैंने कहा, मिस्टर नरसिम्हा राव जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, यू माइट हैव बीन, मैंने ये नहीं कहा यू वर, यू माइट हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर
but you were The worst. worst president in the history of the Congress, because you didn't have the aptitude, you had no interest in the party, yet you wanted to be there, and you just some Hindi wala word मैंने you just टरकाउड us, टरकाउड us, उस टरकाव अच्छी तरह से जानते थे, उर्दू अच्छी जानते थे, मैं you टरकाउड us for 4 years until we lost. Now you must go. Now I request you resign here and now, and I propose, since this is the 50th year of Indian independence, and we have only one leader who's a freedom fighter with a Gandhi cap, I propose the name of सीताराम केसरी. मैंने इस संदर्भ में कहा कि उस वक्त बुरा नहीं माना जाते थे. मैं ये हर मीटिंग में कहता था, उनके खिलाफ करता था, लेकिन उसके बाद वो एक पोर्टफोलियो मुझे देते रहते थे. हाँ, आप सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो आपके पास रहे. 3 पोर्टफोलियो. तो आप उस तरह की कांग्रेस कल्चर थी जिसमें अपनी बात कह सकते थे लोग. और मुझे इस डेलीगेशन में मुझे अरब कंट्रीज में भेजा, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा. ये जो बाबरी मस्जिद को मुझे कहा कि अरब कंट्रीज में तुम हेड्स ऑफ स्टेट के साथ सब बात करो. फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा, मुझे भेजा. लेकिन हमारी लड़ाई जो थी वो सिद्धांत की लड़ाई थी, और कांग्रेस को सतर्क करने की मेरी व्यक्तिगत लड़ाई. आपने जो बात की ना, उस वक्त भी ये बातें होती थी, लोग बोलते थे, अपनी बात रखते थे, परंतु आपने कहा कि उस वक्त लोग अपने आप को बड़ा मानते थे, समझते. आज लगता है कि लीडरशिप को वो जो चीजें हैं, जो नुआंसेस थी, रिलेशनशिप थी, वो आजकल की लीडरशिप आपकी कांग्रेस की समझ नहीं पा रही. ऐसा कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैंने ये कहना चाहता, मैंने कहा बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप तो हो जाता है ना, जो शायद आपको लगता नहीं कि आज की लीडरशिप. उस वक्त कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था. कांग्रेस इंदिरा जी के पास मुझे याद है, मैं 3 दफा भी एक दिन में गया हूं. वो जब प्राइम मिनिस्टर थी, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, तो मैक्सिमम 2 दफा तो कई दफा गया होऊंगा, लेकिन 3 दफा भी एक दिन में गया हूं. और राजीव जी के साथ तो हर रोज. आपने संजय गांधी से शुरू किया, राजीव, इंदिरा जी, और आप जो हैं राजीव जी को प्रपोज करने वाले, लॉन्च आपने किया बेंगलोर के अंदर. गुलाम नबी आजाद ने राजीव गांधी की यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप बनाई. तो उस परिवार में ऐसा क्या हो गया कि गुलाम नबी आजाद से थोड़ा सा खटास हो गया, कम्युनिकेशन. चिट्ठी लिखनी पड़ी है, आप लॉयलिस्ट है, मेरे पता है. मैंने नरसिम्हा राव जी को 20 चिट्ठियां लिखी थी. एज ए बहुत खिलाड़ी थे ना, फॉलो आपके भाई, आपने ये कमिटमेंट किया और नहीं किया, आपने वो कमिटमेंट किया नहीं, वी विल रेज अगेन इन दिस वर्किंग कमेटी. 135 साल की हिस्ट्री में आपके पास प्रेसिडेंट बनने, बीजेपी के अंदर कितने प्रेसिडेंट आए, चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और पार्टी 16 करोड़ मेंबर की होगी. आपकी पार्टी श्रिंक होते होते हिमालय जितनी ऊंची थी वो रह गई मरोली की पहाड़ जितनी. नहीं, ये तो श्रिंक हुई, इसमें कोई, इसलिए तो हमें दुख है कि 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन से हमारा एलओपी नहीं है. इसीलिए तो हमने चिट्ठी लिखी थी कि ये चिंता का विषय है कि अब 2 बराबर सालों से हम लीडर अपोजिशन नहीं बना सकते हैं. तो किसको जिम्मेवार ठहराते हो आप हारने के लिए? हम सब जिम्मेवार हैं. मतलब आप जिम्मेवार हैं, मतलब गांधी परिवार नहीं है? कांग्रेस के सब लोग जिम्मेदार हैं. गांधी परिवार नहीं है. जो भी कांग्रेस में है, जो बड़ा है, छोटा है, पदाधिकारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का. आप 10 साल सत्ता में रहे, 2007 से 14, इसलिए ज्यादा अफसोस है. हाँ, इसलिए क्या अफसोस है? इसलिए ज्यादा अफसोस है हारने का. नहीं, इसलिए कि 2014 में आपने सरकार हार गई, बुरी तरह हारे. हाँ, तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो थी वो गलत थी, या लीडरशिप आपकी गलत थी? नहीं, हमारी संगठन कमजोर थी. हमारा संगठन कमजोर था. यही जैसे मैंने कहा कि नरसिम्हा राव जी को जब मैंने कहा कि आप चले गए ना, आप 10 प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन संगठन नहीं था. इस वक्त भी सरकार में बहुत सारे इनिशिएटिव्स मिसेस गांधी ने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट लिए. फूड सिक्योरिटी उनका है, जैसे मनरेगा. वो तो लोग कहते हैं पेरोल गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह तो डमी प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थी. मनरेगा जो सोनिया गांधी ने दिया वो लाजवाब था. वो तो पहली टर्म में था ना, कुछ भी हो, कुछ उसकी वजह जीत गया. मैं बता रहा हूं ना कि गवर्नमेंट में जो इनपुट मिसेस गांधी ने दिए थे बहुत लाजवाब अच्छे थे, लेकिन संगठन की तरफ हमारा ध्यान. वो संगठन की तो वही प्रधान थी ना, प्रधान भी थे, 18 साल प्रधानमंत्री रही, 18 साल वो प्रधान रही कांग्रेस की, तो उनके जिम्मेवारी तो उनकी भी आती है. इसलिए जो पहली गलती हुई थी नरसिम्हा राव जी के वक्त में कि सरकार की तरफ हम सबका ध्यान रहा, संगठन की तरफ, वो गलती इन 10 सालों में भी हुई कि सरकार की तरफ सबका ज्यादा ध्यान रहा, संगठन की तरफ नहीं रहा. आपको लगता नहीं 2009 के अंदर अगर आप प्रणब मुखर्जी को बना देते प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर अगर होता आपका,
तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनाने से मैं नहीं समझता कितना फर्क पड़ता, लेकिन संगठन देखिए आज की जो सरकार है, भाई कांग्रेस तो प्राइम मिनिस्टर लेड रही है ना, नहीं, कांग्रेस नहीं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही आदमी होता था। पहली बार हुआ प्राइम मिनिस्टर कोई और प्रेसिडेंट कोई और। नहीं, लेकिन वो भी गलत था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक होना, क्योंकि समय नहीं होता। क्योंकि मैंने अभी नरसिम्हा राव जी की बात बताई, या तो आप ट्रिपल शिफ्ट में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरफ काम करो, तो आप फिर दोनों से डर जाओ। जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ट्रिपल शिफ्ट में काम करते थे, मैंने खुद किया है राजीव गांधी से। सुबह 8 बजे हमारी मीटिंग होती थी, और पहली मीटिंग, और दिन में अपना अपना काम करो, और रात को फिर 10 बजे से 2 बजे तक हो जाती थी रात की। आप तो मानते हैं, बाकी कांग्रेस वर्कर मानते हैं कि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के जीरो है, या आप भी मानते हैं? देखो, गांधी परिवार, मैं कांग्रेस भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कांग्रेस में रहने वाले हैं, ऐसा आपने कहा। कांग्रेस और गांधी फैमिली इनसेपरेबल है, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जितनी पुरानी कांग्रेस है उससे थोड़ा थोड़ा ही कम गांधी थे, गांधी परिवार है। नेहरू से देखेंगे, नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से, 1919 में, मोतीलाल नेहरू से 1929 में प्रेसिडेंट बने थे वो, लेकिन उससे पहले की बात है। तो इसलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनकी कुर्बानी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। नेहरू और मोतीलाल नेहरू की कुर्बानी को भी अलग नहीं किया सकता। इतने आज की स्थिति में कौन इतने संपन्न थे वो, लेकिन तो त्याग दिया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए, उसको भी आप उस कुर्बानी को भी आप भुला नहीं सकते। मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर जीत के सब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने इलेक्ट किया, फिर भी कहा मैं नहीं बनूंगी। ये तमाम चीजें हैं। मैं आप इधर ले जा रहे हैं, मैं उधर ले जा रहा हूं आपको। आप मेरे को बताइए, कांग्रेस की दुर्दशा के लिए अब 18 साल से गांधी परिवार इसके ऊपर 1998 से लेकर के आज 2020 है। आप राहुल, आपकी स्थिति जो है, आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं कि गांधी परिवार को हटा दो, दूसरे को प्रेसिडेंट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा। जिम्मेवार कौन है? मान लीजिए बनाई भी, लीडर होता है हमेशा जिम्मेवार। आपकी पार्टी में कहते हैं लीडर जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। एक लीडर से भी काम नहीं बनेगा। आज अगर गांधी परिवार को हटाओ, दूसरे को बनो, तो भी काम नहीं बनने वाला। जब तक हर लेवल पर, इसीलिए हम लोग लीडर ही तैयार करेगा ना। अमित शाह, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, अमित शाह ने पार्टी खड़ी कर दी ना। आपके यहाँ कोई अमित शाह नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, कोई है उसके छोड़िए, राजनाथ नहीं है, आप छोड़िए भूपेंद्र यादव भी नहीं है, सिवाय गुलाम नबी के। इसलिए अपनी हर लेवल पे हमको पार्टी को मजबूत करना है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और ये सिर्फ इलेक्शनों के द्वारा ही हो सकते हैं। आपका फेयरवेल हुआ, मैं तो 40 साल से मैं भी पत्रकार हूं। प्रधानमंत्री को किसी को विदाई देते हुए आंसू बहाते देखा नहीं। उनके आंसू टपक गए। मोदी जी तारीफ बहुत कम करते हैं, जब करते हैं तो दिल से करते हैं। तो आपका क्या इमोशनल कनेक्ट था उनके साथ? बहुत शायद लोगों ने गलत समझा है इसको। गलत नहीं समझे, मैंने सवाल पूछा। बहुत अच्छे वर्ड्स चेयरमैन ने किए, बहुत अच्छे शब्दों में प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में बोला, और बहुत अच्छे शब्दों में शरद पवार की पार्टी से लेकर सीपीआई, सबके फेयरवेल सुने मैंने, सब 2.5 घंटे हमारे बारे में तकरीबन 25, 26, 23 पार्टी के लीडरों ने, एमपीज ने, पार्टी के लीडर्स ने हमारे में अच्छे। कई लोगों ने कहा हमारी स्टेट से आई है, हमारी पार्टी से आई, एक ही ने नहीं कहा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ संपन्न रहे, जब मैं मिनिस्टर था सबके साथ संपर्क रहे, एलओपी था, सबके साथ संपर्क रहे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंसू आए और बाद में मैं भी उसी पर रोया, उसकी एक घटना से संबंध था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, और मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, राजभवन और मेरे घर जो सरकारी निवास है, उन दोनों के बीच में आधे किलोमीटर के फासले पे गुजरात की एक टूरिस्ट बस थी, जिसमें गुजरात के शायद 30, 40, 50 आदमी थे, और उन पर सुबह ग्रेनेड मिलिटेंटों ने फेंका, और उसमें कई लोग मर गए, कई जख्मी हो गए। मैं तुरंत पहुंचा, और उस वक्त रोने के सिवा कुछ नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी को इन्फॉर्म किया, मैंने गुजरात के सीएम को किया, वहां के बारे में थे, तो वो रोते रोते किया।
लेकिन वो हॉस्पिटल में देखने के वगैरह के बाद फिर मैंने पीएम से रिक्वेस्ट की कि हमें जहाज चाहिए इनको लेने के लिए। गुजरात के सीएम भी फोन पे फोन करते थे कैसे आएंगे, जाना है। उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की थी कि जहाज प्रोवाइड करें। तो जहाज आ गए और दोपहर के बाद इवनिंग में जब हम उनकी विदा करने गए एयरपोर्ट पे, 2-3 जहाज थे क्योंकि कुछ डेड बॉडीज थे, जख्मी थे कुछ थे। तो एयरपोर्ट में पहुंचा, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर में थे, उसकी फुटेज किसी ने दिखाई है, वो छोटी है। लेकिन जो दृश्य नीचे था, जो लोग अभी नीचे थे, उसमें बच्चे और औरतें थे। तो जब मैं पहुंचा सबने कहा सीएम 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 आए। तो वो बच्चे और औरतें जिस तरह से मेरी टांगों और मैं लिपट के रोने लगे कि हमारा पापा कहाँ। तो मैं ब्रेक डाउन जिसको कहते हैं, मैं चिल्ला के रोया। अच्छा, फुटेज देखी होगी उन्होंने ना, वो तभी देखी, वो बहुत गुजरात में चली ना। नेशनल हुकम में तो दिखाई थोड़ी सी, लेकिन गुजरात से संबंधित था तो गुजरात में तो वो एक हफ्ता वो फुटेज चलती रही। तो उससे कनेक्ट किया उन्होंने। वो वही बता रहे थे, लेकिन वो बताने में पहले ही ब्रेक डाउन हो गया। गुजरात की याद आ गई ना। नहीं, वो कहना और आपका आप भी जैसे मैं आप गुलाम नबी आजाद को वो ये बताना चाहते हैं, एक पहलू ये है कि हमारे साथ लड़ाई करता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब गुजरात के लोग मरे थे तो ये किस तरह से रो रहा। जो आप कहते हैं मतलब गलत निकाला, एक मतलब ये है कि एक तो लेकिन इसका तो जब मैं अपनी स्पीच में आपको भी याद आ गया, चाहता तो मुझे तो दृश्य आ गया कि कोई मुझे ऐसे टाइम पकड़ रहा, मेरा पापा लाओ, मेरा पापा लाओ, मुख्यमंत्री मेरा पापा लाओ। पॉलिटिकल मैसेज तो इसमें ये हुआ ना गुलाम साहब, कई बार जैसे होता है, आपने कहा गलत समय भी, इसमें ये है कि एक तो इसका असर आपकी पार्टी में लोग जो आज तरह की राजनीति है उसमें क्या नुकसान होगा, आपको फायदा होगा? नहीं, उससे हम उसकी परवाह नहीं करते हैं कि फायदा नुकसान ऐसी चीजों में। ये ऐसी भावुक चीज है जो 14 साल कांग्रेस के कुछ लोग तो आपके खिलाफ सोचेंगे देखो जी मोदी जी तारीफ करें, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। इतने छोटे लोग हैं वो, तो मैं क्या करूं? या न्योता दे रहे थे आपको? आपको अगर छोटे लोग इतने हैं, मैंने देखा इंदिरा जी की, अटल जी की तारीफ करते, अटल जी को इंदिरा जी की तारीफ करते। वो राजनीति तो मैंने अटल जी की, संजय गांधी की तारीफ, संजय गांधी की पहली स्पीच और आखिरी स्पीच मार्च में हुई और उस पे अटल जी ने कितना खिलाफ बोला, नहीं संजय गांधी ने अटल जी के कितना खिलाफ बोला और अटल जी ने संजय गांधी के कितना फेवर में बोला, ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो उससे कोई पार्टी ने फर्क नहीं। तो उस तरह के नेता मिस कर रहे हो ना आजकल आप? बहुत मिस करता मैं जब इंदिरा जी का नाम लेता हूं, मैं बहुत सारे नेताओं का नाम आज करके बड़े नेता छोटे का हुए हैं। अब जैसे है भाषा का प्रयोग गलत हो रहा है ना। तो अगर कोई तू मैं ज्यादा होती है, एक दूसरे को पटाया। मोदी जी को आज से नहीं जानता 20th सेंचुरी में। आज तो हम वो न्योता तो नहीं दे रहे थे ना आपको कोई? वो भी जानते हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं और मैं भी जानता हूं पक्का बीजेपी वाले। उनको भी मालूम है ये बीजेपी में नहीं आएंगे और मुझे भी मालूम है वो कांग्रेस में नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग जब जनरल सेक्रेटरी थे, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था 90s में, तो दर्जनों दफा हम डिबेट में इकट्ठे हिस्से लेते थे। उसके बाद जो भी एडिटर होता था या एंकर होता था वो इकट्ठे चाय पिलाता था। फिर जब चीफ मिनिस्टर थे तो हर दूसरे तीसरे महीने तो चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में हम इकट्ठे होते थे। अब आप गुलाम नबी, मैं एक 2-3 सवाल आखिरी पूछा। एक तो ऑपोजिशन के लीडर है, आपको लगता नहीं कि आजकल ये है कि ऑपोजिशन वीक होने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी थोड़ी वीक हो गई है? जाहिर है, बिल्कुल है। तो उसके अंदर आप लोग कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जितनी रीजनल पार्टी सब कि कांग्रेस पार्टी हैज फेल्ड टू लीड। आप ना तो अपनी पार्टी को लीडरशिप दे पाए, ना आप ऑपोजिशन को इकट्ठा कर पाए। जो ना देखिए, मैं ये तो मानता हूं कि लोग चाहते हैं कि इस वक्त जहां एक बीजेपी की सरकार है, एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए और सब रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, उसकी तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदा हो जाए, लीड करे। देखो जब हम सत्ता में आप नहीं कर पाए ना लीड अभी तक। देखो जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी पार्टियां कहती थी कि भाई एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है, तुम एक हो जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो दिखा दिया कि वो लीड कर सकते हैं। न सिर्फ एक स्ट्रांग अपोजिशन, वो तो सरकार में ही आ गए। अब हमारा फर्ज है, मैंने कई बीजेपी के मंत्रियों को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझसे कहा अकेले में, और बड़े 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 मंत्री हैं, कहा भाई स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, कुछ कांग्रेस को करो। तो आपको ये तकलीफ तो है ना कि कांग्रेस लीड करने में फेल हो गई अभी तक?
सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप फेल वर्ड यूज नहीं करेंगे मुझे पता है, पर ये तो कमजोरी तो है ना कांग्रेस कमजोर की, की कांग्रेस है, ये तो दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं कि कांग्रेस ऑपोजिशन को लीड करने में आज जो स्थिति डेमोक्रेसी की है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। आप गलती मान, कांग्रेस को वी हैव टू राइज टू द ओकेजन, विच यू हैव नॉट सो फार। वी हैव नॉट रिजन टू द ओकेजन। आपको लगता था कि मोदी सरकार 370 खत्म कर देगी? आपको लगता था कभी? कभी सोचा भी नहीं था, नहीं सोचा था ना। लेकिन ये सोचा था कि अगर करेंगे भी कभी, कोई न कोई बीजेपी लीडर करेगा, क्योंकि तकरीबन 47 से ही 48 से ही उनके मैनिफेस्टो था। लेकिन मैं जिंदगी में कभी ये नहीं सोच सकता था कि इसको यूटी बनाया जाए, एक कमिश्नर पुलिस को सिपाही बना दिया, ये ऐसा ही अजूबा। एक दाद देंगे ना इन लोगों की, आप ये ऐसा कर देते जो कोई सोच ही नहीं सकता। नहीं, दाद नहीं दूंगा, ये अप्रिशिएट करना। क्यों किया? इसके पीछे मोटिव क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये अप्रिशिएट करने की बात नहीं, है। क्यों किया उन्होंने यूटी कर? स्टेट को बना के पहली बार हुआ कि यूटी बना दिया गया ये तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। क्यों किया? आपको क्या लगता है? ये किसी पर्टिकुलर स्टेट को डेनिग्रेट करने की, बेइज्जत करने की, नीचा दिखाने। रिवर्स तो होना नहीं, अब ये रियलिटी है। नो, स्टेट तो बनेगी कभी न कभी। स्टेट तो खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा है सदन में कि हम बनाएंगे। हम बनाएंगे, ये तो कहा जब मौका आएगा तो बनाएंगे। अभी यूटी बना दी उन्होंने, तो 370 आपको भी सरप्राइज लगा कि हुआ? सरप्राइज नहीं, ये तो अचंबा है कि कभी अनहोनी है। आपको मालूम है तब 560 के करीब स्टेटें थी 47 में, और उनमें पता कितनी स्टेटें बन गई थी? सबको जोड़कर 12 स्टेट। 12 स्टेट बनी थी। उसके बाद हैदराबाद और जम्मू कश्मीर छोड़कर 12 स्टेटें बनी थी। और जम्मू कश्मीर एक, बाद में हैदराबाद स्टेट भी एक नहीं रही, उसके भी 3 बन गए। तो हिंदुस्तान में उन 560 स्टेटों में जम्मू कश्मीर अकेली स्टेट थी जिसमें आपको एक स्टेट जोड़ना नहीं पड़ा। तो दैट शोज द पावर ऑफ जम्मू कश्मीर। कितनी बड़ी स्टेट थी, अकबर के वक्त में थी, अंग्रेजों के वक्त में थी, मुगलों के वक्त में थी। कश्मीर स्टेट वापस बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो अलग अलग होता है। मैं ये भी बताऊंगा, जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनेगी तब तक जम्मू कश्मीर में शांति भी नहीं आएगी और डेवलपमेंट भी नहीं होगी। वो तो कहते हैं हमने डेवलपमेंट के लिए किया। कोई डेवलपमेंट कागज की डेवलपमेंट से थोड़ी जमीन की डेवलपमेंट हो। जो गुपकार अलायंस है उसके आप आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक मुझे कोई कांग्रेस भी नहीं लड़ेगी। कौन सरकार बनाए, बीजेपी ही सरकार बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी? मुझे कोई आपत्ति नहीं, बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन स्टेटहुड के बाद इलेक्शन होने चाहिए। मैं नहीं कहता कांग्रेस सरकार आए, पीडीपी आए, एनसी आए, ए आए, बी आए, बीजेपी आए। आपने कहा शांति नहीं होगी, लेकिन आपने कहा कि मतलब मैं शांति, मैं ये नहीं कहता कि मिलिटेंसी बढ़ेगी। अशांति का मतलब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। दैट इज द राइट वर्ड। असली वर्ड है जो पॉलिटिकल अशांति होगी, स्टेबिलिटी। शांति का मतलब टेररिज्म तो आपका वैसे ही बढ़ रहा है। आपने क्योंकि वहां रीजनल पार्टीज बड़ी स्ट्रांग है। आप रीजनल पार्टी, आप चेन्नई में देखो, बीजेपी एक तजर्बा कर रही है, लेकिन रीजनल पार्टीज को रिप्लेस करना और उन पर थोप देना वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको आखिरी सवाल पूछा, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन, जब आप मोदी सरकार के बारे में कहेंगे कि 6 साल 7 साल हो गए दोनों टर्म में, आप 2 सेंटेंसेस के अंदर मोदी सरकार का असेसमेंट क्या करेंगे? 100 में से नंबर देने हो? नहीं, मैं ये नंबर मत दो। कैसे असेसमेट कैसे करेंगे? डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एलिनेशन जो हो रही है उस एलिनेशन से बचाना होगा। इनको कॉन्फिडेंस में लोग नहीं, भारत तो अब ज्यादा यूनाइटेड है ना। जैसे माइनॉरिटीज अभी अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, किसान अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं। ये सबसे काम होना चाहिए कि देश को जोड़ना सबसे बड़ी बात। वो जीत रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं लोग, सब लोग तो जुड़े हुए हैं उनके साथ। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, बहुत बड़े लोग कई दफा जीत जाते हैं, लेकिन जीत का हिस्सा और सरकार का हिस्सा सब बनने चाहिए और सब लोगों को महसूस होना चाहिए, वही जैसे गांधी ने कहा था कि मेरी सरकार है। वो सब आप कितने रिस्पेक्ट, आप क्या उनको एडवाइस देंगे कि नहीं? एडवाइजर बनेंगे कि नहीं उनके जाकर कि आप सबको साथ लेके चलो? बहुत अच्छे
वो अच्छा, उनका एजेंडा तो है, स्लोगन तो है सबका साथ साथ, सबका सबका विकास। विकास, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आप रहेंगे ना? एक्टिव पॉलिटिक्स में तो रहेंगे आप जब भी, तक जिंदा आप भी है। कोई यात्रा निकालने की क्या हाँ। यूनाइट करने के लिए, जो ना आपका हिंदू मुस्लिम सिख है, उसके लिए कोई यात्रा आप भी क्या पता निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं निकाल यार। सकते चलो हम इंतजार करेंगे उस यात्रा निकाल की। या सकते हैं। आप हमारी और सीधी कवर बात- भी आप ही करेंगे। अच्छा, हम जरूर करेंगे। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक और देखते रहिए आज तक।